दोस्तों, आज हम अ- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर चर्चा करेंगे। आज 28 फरवरी है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आदिकाल से मानव जाति की ज्ञान परंपरा का संग्रह धार्मिक ग्रंथों के ही माध्यम से होता रहा है। मानव जाति को जो अनुभव प्रकृति के जरिए हासिल हुआ है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुतियों के माध्यम से अगली नस्लों को स्थानांतरित होते गए हैं। कालांतर में जो धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही संग्रहित किए गए, इन ग्रंथों में प्रकृति की विराटता व उसके कठोरतम व भयावह रूप के प्रकटीकरण को एक तरफ तो उपहारों, भेंटाओं आदि के द्वारा तुष्ट किया जाता रहा है और दूसरी तरफ उस प्रकृति से सहकार कर उसके अनुरूप अपने को ढालने का प्रयास किया गया है। यही से धार्मिक चढ़ावा और प्रार्थनाओं की उत्पत्ति का उत्स शुरू होता है। दरअसल धर्म ऐसे विश्वासों और अनुष्ठानों का संगठित समुदाय है जिनकी मूलभूत पूर्व मान्यता यह रही है कि यह विश्व किसी ऐसी अति प्राकृतिक शक्ति अथवा व्यक्ति के नियंत्रण में चल रहा है जिस पर प्रार्थनाओं, उपहारों, भेंटाओं के द्वारा असर डाला जा सकता है, जिसे ज्ञान से नहीं बल्कि श्रद्धा से जाना जा सकता है। और उससे भी अधिक धर्म जिस सत्य का दावा करता है, वह मानता है वह सदा से ही था, सदा से है, वह सदा ही रहेगा। परंतु मानव की ज्ञान परंपरा लगातार इस सृष्टि के सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास करती रही है और हासिल सत्य को तर्कों व प्रमाणों के माध्यम से पुष्टि करने का यत्न किया गया है, जिसे हम ज्ञान के रूप में जान सकते हैं। ज्ञान मनुष्य की विशेष उपलब्धि है। अन्य जीवों ने पर्यावरण के साथ स्वयं को ढाल लिया, परंतु मनुष्य ने प्रकृति को स्वयं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। वह मानो उसका स्वामी बन गया। इस प्रयास में आदिम मनुष्य ने अंगूठे से चारों अंगुलियों को बांधकर एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। धातुओं की खोज ने नए नए अस्त्र शस्त्र बनाए। हड्डियों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा शस्त्र बनाकर उसने जीव जंतुओं और दुश्मनों को परास्त किया। मनुष्य को अनूठा स्वर यंत्र प्राप्त हुआ। उसका ऊपर नीचे होने वाला मुख ने के माध्यम से भाषा का निर्माण हुआ। मनुष्य ने भाषा को ज्ञान अर्जन और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को स्थानांतरित करने का एक बेहतरीन माध्यम बनाया। ज्ञान और भाषा का मिलन मानव जाति की अद्वितीय उपलब्धि रही है। वह एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है, मगर बात यहाँ रुकी नहीं। सदियों से हासिल ज्ञान को मानवीय चिंतन और प्रयोगों ने गलत साबित करना शुरू कर दिया, जहाँ से विज्ञान की उत्पत्ति होती है। विज्ञान जिस सत्य को स्वीकार करता है उसे तब तक सत्य मानता है जब तक कि कोई चिंतन, कोई तथ्य, कोई प्रमाण उसे गलत साबित न कर दे। यानी विज्ञान प्रतिपल परीक्षण प्रतिपरीक्षण के लिए तत्पर रहता है और अपने सत्य को लगातार तौलते रहता है। उसे इस बात में कतई गुरेज नहीं है कि पूर्ववर्ती सत्य कहीं गलत साबित ना हो जाए। उदाहरण देखिए, न्यूटन के गुरुत्वीय बल के सिद्धांत की मान्यता के अनेक दशकों बाद
खगोल वैज्ञानिकों के सामने एक गुत्थी खड़ी हो गई कि यूरेनस ग्रह की परिक्रमा की कक्षा न्यूटन के गुरुत्वीय बल के सिद्धांत के अनुरूप नहीं हो रही थी। वो उसके सिद्धांत में फिट नहीं बैठ रही थी। उसमें कुछ बदलाव हो रहा था। न्यूटन के सिद्धांत को गलत कहना इतना आसान नहीं था। अनेक वर्षों बाद जॉन एडम्स और लेवेरियर नामक दो वैज्ञानिकों ने यूरेनस के पास एक नए तारे की खोज की, जिसके गुरुत्वीय बल के कारण यूरेनस की परिक्रमा कक्षा में परिवर्तन दिखाई दे रहा था। इसका कारण पता लगाया और उस तारे को उन्होंने नेपच्यून का नाम दिया। यह स्थिति अन्य ग्रहों की परिक्रमा के साथ भी उत्पन्न हो रही थी, जिसे सन 1916 में आइंस्टीन ने सापेक्षतावाद के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए इन परिवर्तनों की गहराई से व्याख्या की। वैज्ञानिक अपना संधान निरीक्षण, तर्क, अनुमान, प्रतीक और प्रयोग के माध्यम से करते हैं। इंग्लैंड को जाने वाली बोट में सीवी रमन जब बैठते थे, इंग्लैंड को जाने वाली बोट में सीवी रमन जब बैठते थे, तब ऊपर नीले आकाश और नीचे नीले समुद्र के पानी को घंटों ताकते रहते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, ईश्वर कितना सुंदर बनाया है तूने यह नीला आकाश, बल्कि उन्होंने आकाश और समुद्र के नीलेपन के रहस्य को खोजने का प्रयास किया, जिसे रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता था, और जिस सिद्धांत के खोज के चलते 1930 में उन्हें दुनिया का प्रसिद्ध इनाम नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। एक गुलाम देश में एक वैज्ञानिक शोध के लिए यह पहला नोबेल प्राइज था। विज्ञान की खोज में कई वैज्ञानिकों ने अप्रतिम कुर्बानियां भी दी हैं। ये इतनी आसानी से धरती पर और समाज में स्थापित नहीं हो पाया है। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, गैलीलियो को आजीवन कारावास एकांतवास भोगना पड़ा, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया, और हमारे देश में भी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, MM कुलबर्गी जैसे सत्य शोधकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्राचीन दार्शनिक चारवाक का भौतिकवादी दर्शन लोकायत अथवा बृहस्पति दर्शन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और अंततः उसे विलुप्त प्राय कर दिया गया। विज्ञान की खासियत यह भी है कि वह कभी यह दावा नहीं करता कि वह सब कुछ जानता है। 200 वर्ष पूर्व विज्ञान को पता नहीं था प्लेग या कैंसर की बीमारी का क्या कारण है। आज कैंसर का ठोस कारण वह आज भी नहीं बता सकता, लेकिन तपेदिक और कालरा जैसी बीमारियों के कारण और उसका उपचार वो कर सकता है। दूसरी बात यह है, विज्ञान सर्वकालिक होता है और सत्य वैश्विक होता है। पानी 100 डिग्री पर उबलता है और 0 डिग्री पर जम जाता है। यह परिघटना पृथ्वी के हर हिस्से और हर समय घटित होगी यदि बाह्य परिस्थितियां एक जैसी रहें। अब हम आते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर किसी भी घटना की पृष्ठभूमि में उपस्थित कार्य कारण को जान लेना अथवा दो विभिन्न घटनाओं के बीच पूरक संबंधों को जान लेना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे कहा, कल सुबह मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सूरज उगते ही हम लोग टहलने चले जाएंगे। आप कभी भी उससे यह प्रश्न नहीं करते कि कल सूरज यदि नहीं उगा तो। यह स्वाभाविक सा प्रश्न हो सकता है, लेकिन विगत
लाखों करोड़ों वर्षों से सूर्य अपने निश्चित स्थान पर उगता आया है, यानी हमारे निरीक्षण द्वारा यह तथ्य लाखों साल से प्रमाणित है। वैज्ञानिक में जब बहुत सी मान्यताएं, वैज्ञानिकों में जैसे बहुत सी मान्यताएं अवैज्ञानिक भी देखने को मिलती हैं, जो उन्हें उनके संस्कारों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। मान लीजिए किसी वैज्ञानिक का बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो पहले वह सभी डॉक्टरों से इलाज करवाता है, साथ में वह किसी देवी देवता के भभूत को भी बच्चे के माथे पर लगा देने में नहीं हिचकिचाता, यह सोचकर कि बच्चे का कहीं अमंगल ना हो जाए। यह सोच वैज्ञानिक सोच से कहीं मेल नहीं खाती और बच्चा ठीक तो होगा उसके इलाज से, पर यह अवैज्ञानिक अंधविश्वास जो है उसे बचपन के संस्कारों से मिलता है। दूसरी तरफ बहुत से वैज्ञानिक में भी अवैज्ञानिक और अंधविश्वास दिखाई देता है। जैसे बहुत से वैज्ञानिक भी ग्रहण के समय खाना नहीं खाते, अपने यंत्रों का प्रयोग शुरू करने से पहले नारियल फोड़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, स्वास्तिक का निशान लगाते हैं। आज के दौर में ऐसे उदाहरण वास्तव में उन वैज्ञानिकों के बचपन में उनके मनोमस्तिष्क में डाले गए संस्कारों की वजह से होता है। इसी क्रम में यदि हम देखें, मान लीजिए आप हाईवे में 4 पहिया वाहन कार से द्रुत गति से जा रहे हैं और रास्ते में बिल्ली गुजर जाती है। बहुत से लोग रुक जाते हैं और इस संदेह के साथ कि यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ अनिष्ट हो जाएगा, और वह इंतजार करते हैं कि दूसरा वहां से गुजर जाए और उनसे पहले वह निकल जाए। हमारा दावा है, यदि बिल्ली के काटने के बाद जो दूसरा वाहन वहां से गुजरा है, यदि उसके बारे में भी आप पता लगाएंगे तो उसके साथ कोई अनिष्ट नहीं हुआ रहता। ये एक वहम है हमारे दिलों का। एक बात और गौर करने की है कि वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग अवैज्ञानिक बातों को, अंधविश्वासों को फैलाने के लिए आजकल भरपूर हो रहा है। मसलन व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है, यहाँ एक देवी प्रकट हुई है। इस संदेश को जो अपने 30 साथियों में नहीं फैलाएगा उसके साथ अनिष्ट हो जाएगा, मगर यदि कोई हिम्मत करके उस संदेश को नहीं फैलाता तो यकीन मानिए उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। ऐसी ही बहुत सारी बातें वह हम लोगों को देखने को मिलती हैं। यहाँ एक अवैज्ञानिक तथ्य को फैलाने के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाता है, जबकि वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का मकसद हमारे काम को आसान बनाना, जीवन को सुविधाजनक बनाना होता है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को दिन रात कोसने वाले तथाकथित साधु संत जब बीमार पड़ते हैं तो अपना इलाज डॉक्टरों से ही करवाते हैं। वे अच्छे से अच्छे एलोपैथिक अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। वे कतई अपनी जड़ी बूटियों पर भरोसा नहीं करते। आज के दौर में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग लगातार अंधविश्वास और अवैज्ञानिकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया, टेलीविजन, फिल्में जो विज्ञान का वरदान है, परंतु उनका दुरुपयोग व्यक्तियों के मनोमस्तिष्क में अवैज्ञानिक बातें ठोसने के लिए किया जा रहा है। विज्ञान का उद्देश्य यह होता है कि अपने इर्द गिर्द में फैले हुए विश्व के सत्य को उद्घाटित करना। इस दृष्टि से इसमें निरंतर प्रयोग, अनुसंधान होते रहते हैं। सन 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा में देश की विज्ञान नीति को रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारी विज्ञान नीति साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित है। साइंटिफिक टेम्परामेंट is a process of thinking, method of action, search of truth, way of life, spirit of free man,
लेकिन भारत में इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जनमानस में पैठ न बना पाने के कई कारण हैं। उनमें से एक है बाबा वाक्यम प्रमाणम, यानी बाबा ने जो कह दिया वही प्रमाण है। हम उसे कभी भी तर्क नहीं करते, विवेक नहीं लगाते। सदियों तक हमारा चिंतन इसी बात में उलझा रहा है कि किसके साथ बैठे अथवा ना बैठे, चतुर्मास में प्याज खाएं या ना खाएं, माथे पर तिलक सीधा लगे या आड़ा, कितने परतों का जनेऊ पहना जाए। हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में भी विज्ञान तो है, लेकिन अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति काफी कमजोर है। और फिर हमारा दर्शन जो कर्म विपाक या कर्म फल के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में भारी रुकावट है। यानी पूर्व जन्मों का फल व्यक्ति इस जीवन में भुगतता है, यानी उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। पूर्व जन्म जो किसी ने देखा नहीं, आगामी जन्म जिसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे सिद्धांत भी हमें व्यवहारिक व यथार्थवादी निर्णय लेने में कमजोर बनाते हैं। और अंत में स्यूडो साइंस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। स्यूडो साइंस वास्तव में विज्ञान का सहारा लेकर वैज्ञानिकता और अवैज्ञानिकता और अंधविश्वास की बातों का प्रचार करता है। यह हमारे हजार साल के अनुभव और ज्ञान पर आधारित होता है। यह कभी कभार कुछ एक परिणाम दे भी देते हैं, लेकिन अधिकांश समय यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं उतरते। जैसे एक्यूपंक्चर, फलित ज्योतिष, मैग्नेटोथेरेपी, टेलीपैथी, वास्तुशास्त्र, प्रिकॉग्निशन, साइकोकाइनेसिस आदि, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। वास्तव में यह विज्ञान के नाम पर भ्रम ही फैलाते हैं। अक्सर कुछ लोग दावा करते हैं आज जो भी विज्ञान खोज कर रहा है वह हजारों वर्षों से हमारे आदिम ग्रंथों में दर्ज है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक गौहर रजा के शब्दों में बोले कि भले मानस से पूछा जाए कि अच्छा, यदि सब कुछ तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा है तो ये बताओ विज्ञान की अगली खोज क्या होगी। वे निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड बनाने का उद्देश्य ये है कि हम अपने बीच में, बच्चों के बीच में, समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक से अधिक प्रचारित करें, ताकि हमारे देश में वैज्ञानिक टेम्परामेंट और अनुसंधानात्मक सोच के कारण लाखों लाख बच्चे वैज्ञानिक बन सकें और हमारा राष्ट्र दुनिया में एक उन्नत राष्ट्र बन सके। धन्यवाद, नमस्कार।